सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, दैट इज बिटवीन 198.5 एंड 199.5। यानी यहाँ आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो 198.5 लेस देन x लेस देन 199.5, इसकी वैल्यू आपसे मांगी है इसने। तो अगर हम इसके ग्राफ पे इसको बनाएं तो इसके ग्राफ के अंदर आपके पास क्या होगा? पहले तो आपके पास द सेंट्रल वैल्यू क्या शो करेगी आपके पास? ये आपके पास आ गया मीन, दैट इज 2200। अब ये जो वैल्यू आपके पास शो कर रहा है, ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं आपके पास जो 200 से लेसर है। तो ये दोनों आपके पास क्या होंगी? 200 से लेफ्ट हैंड साइड पे बनाई जाएंगी। और पहली वैल्यू आ जाएगी 198.5, दूसरी आ जाएगी 199.5। और जो शेडेड रीजन बनेगा आपका, वो शेडेड रीजन क्या होगा आपके पास? वो शेडेड रीजन होगा इन दोनों लाइनों के बीच का हिस्सा। ठीक हो गया जी। ये शेडेड रीजन जो है आपके पास, यानी ये जो आपके पास ब्लू शेड आ रहा है, ये वो रीजन है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अब इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई? हमें काम तो वही करना है जो अभी तक हमने सीख लिया है, लेस देन पे और ग्रेटर देन वाले पार्ट के ऊपर। जब लेस देन और ग्रेटर देन में हमने जो काम किया, वही काम हम जो है वो इस वाले पार्ट को करने के लिए भी यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व approximation with x1 equals to 198.5 and x2 equals to 199.5। क्योंकि मेरे पास अब दो x आ गए हैं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? x1 एंड x2 कर देता हूं इसको। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास z1 इक्वल्स टू म्यू माइनस सॉरी x बार 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, और इधर हो जाएगा z2 इक्वल्स टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अगर मैं z1 की वैल्यू निकालूंगा तो x1 मेरा हो जाएगा 198.5 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2। तो z1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी? z1 की वैल्यू आ जाएगी 198.5 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम माइनस 0.75। ठीक हो गया जी। और Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 199.5 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2। तो Z2 आपके पास आ जाएगी कितनी भाई? 199.5 डिवाइडेड बाई 2, ओ सॉरी, माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम माइनस 0.25। तो अगर मैं इसको अब अगर बनाता हूँ ग्राफ पे, ठीक है जी, तो दो वैल्यूज हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं, Z1 और Z2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ के हिसाब से जो सेंटर में आएगी वैल्यू, वो सेंटर जो होता है वो आपका क्या होता है? वो मीन होता है, जो कि यहाँ पे है 0। अब ये दोनों वैल्यू माइनस में आ रही है, इट मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी। तो एक वैल्यू आपके पास इधर आ जाएगी, ठीक है जी, और ये दूसरी वैल्यू आपके पास जो है वो इधर आ जाएगी। और इन दोनों वैल्यूज को हम लिख लेते हैं क्या? ठीक है जी, जो 0 से स्टार्ट होगी तो फिर 0 के बाद क्या होगा? पहले आएगा -0.1, फिर -0.2, फिर -0.25 आ जाएगी पहले। ठीक है जी, -0.25 पहले और -0.75 बाद में। और ये शेडेड रीजन जो है अब हमारा क्या होगा?
ये शेडेड रीजन यहाँ पे शो करेगा आपका ये वाला पार्ट। ठीक हो गया जी। यानी -0.75 से -0.25 के दरमियान की जो वैल्यूज हैं वो मुझे क्या करनी है यहाँ पे, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा काम कर रहा हूँ। अब ये याद रखना है यहाँ पे हमने कि अब हमें जो कैलकुलेशन करनी थी, हमने बताया कि आपके पास जो टेबल है आपका z टेबल हमेशा एरिया टू द लेफ्ट वैल्यू देता है। तो अब एरिया टू द लेफ्ट वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया टू द लेफ्ट वैल्यू का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं टेबल में 0.075 की वैल्यू देखता हूं तो वो क्या होगा आपके पास, इसको मैं डिफरेंट कलर से पहले आपको शो करता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यानी आपके पास अगर मैं 0.75 -0.75 की वैल्यू देखता हूं तो वो टेबल में शो करेगी यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी। ये जो ब्लू मैंने आपको एरो बनाकर दिखाया है, ये ब्लू एरो जो है वो शो करेगा आपके पास -0.75 की प्रोबेबिलिटी को। सेम इसी तरीके से अगर मैं -0.25 की प्रोबेबिलिटी को देखूं तो -0.25 की प्रोबेबिलिटी को हम एक डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। वो क्या होगी आपके पास, वो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू शो करेगी। अब मुझे जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे जो है वो रेड से शो कर रहा हूं। ठीक है जी। और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है आपकी दैट इज इन बिटवीन -0.75 एंड -0.25। तो मैं क्या करूंगा, पिंक वाली प्रोबेबिलिटी में से ब्लू वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा। जो पिंक एरो की प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसमें से मैं क्या करूंगा, ब्लू वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा रेड वाला आंसर। तो मैं उसको लिखूंगा कैसे भाई, असल चीज है उसको लिखना है आपने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 198.5 लेस देन x लेस देन 199.5, ये जो आपके पास इन बिटवीन है इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.75 लेस देन z लेस देन -0.25। ठीक हो गया जी। क्योंकि 198.5 ने रिप्लेस किया -0.75 को और 199 ने रिप्लेस किया x से z पे -0.25 को। अब मैंने क्या लिखा है वहां पे, जो राइट हैंड साइड वाली प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.25, जो पिंक वाली लाइन यहाँ पे शो कर रही है। और फिर मैंने कहा था इसमें से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.75, यानी आगे वाली वैल्यू में से इंटरवल की राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में से लेफ्ट वाली वैल्यू को माइनस कराना है। उसको लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.25 विच शोज द पिंक एरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.75 जो कि ब्लू एरो है। अगर मैं पिंक एरो में से ब्लू एरो को माइनस कर दूंगा तो जो मेरा रेड एरो है वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज को जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अब इन दोनों की वैल्यूज को निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा टेबल, और टेबल में मैंने निकालनी है वैल्यू -0.25 की। तो -0.25 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, -0.25 आ गए टेबल के ऊपर ये। ठीक है जी। और टेबल के ऊपर जो है वो अब हम देख रहे हैं -0.25। तो -0.2 देखिए ये आ गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, -0.2 आ गया ये। और सेकंड डेसिमल प्लेस पे वैल्यू आ गई 0.05। इन दोनों को मुझे मिलाना है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे भाई आगे, ये दोनों मिलेंगे आके यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया जी।
और इधर से जब ये वैल्यू आएगी यहाँ पे नीचे, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ, यानी मेरे पास जो रिजल्ट बन जाएगा आपके पास -0.25, ठीक है जी, माइनस probability of z less than -0.25 will become 0.4013। ठीक हो गया भाई, 0.4013। तो ये तो मैंने टेबल पे देख लिया, ठीक होगी, 0.4013, इसको मैं ले लेता हूं अपने पास यहां पर, ठीक है जी, 0.4013 माइनस, अब -0.75 देखनी है। अब टेबल पे आ जाते हैं दोबारा और देखते हैं कि टेबल में जो है वो वैल्यू क्या शो कर रहा है भाई। तो -0.75 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए जी, ये आ गया -0.7, ये आ गया आपका 0.05। ये दोनों कहाँ मिलेंगे आगे भाई, ये दोनों मिल रहे हैं आपके पास इस पॉइंट पे, और इधर से ये आएगा यहाँ पर, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो मेरा रिजल्ट बन रहा है वो क्या है, 0.2266, ठीक हो गया, 0.2266। तो अब मैंने यहाँ पे जो है 0.2266 को जो है वो वहां पे नोट करना है, ठीक है जी। तो आ जाते हैं, अब यहाँ आ गई वैल्यू आपकी 0.2266, और जब मैं इसको माइनस करूंगा अभी, तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 198.5 लेस देन एक्स लेस देन 199.5, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, 0.4013 माइनस 0.2266। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 0.1747, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर थोड़ा सा यहाँ पे देख लें तो ये आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, ये आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये एक्स का ग्राफ है, ठीक है, जिसमें एक्स की वैल्यूज है, उसका मीन 200 और जो वैल्यू निकालनी 198.5 199.5। जो नीचे वाला ग्राफ है वो जेड टेबल का ग्राफ है, ये आपका जेड टेबल का ग्राफ है, ठीक हो गया जी। अब जेड टेबल के ग्राफ को बिल्कुल समझ लें कि जो एक्स का है ग्राफ, वैसी आइडेंटिकल ग्राफ बनता है किसका, जेड का। इसीलिए जो जेड के आंसर आते हैं वो हमारे एक्स के आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये तरीका है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो इसको सॉल्व करने का। इसके अंदर तीन ही कैटेगरी के सवाल आते हैं, ठीक है जी, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इन बिटवीन। लेस देन में तो आप डायरेक्ट टेबल से जो वैल्यू निकालेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। लेस देन के अंदर जो हमने क्वेश्चन किया था, तो लेस देन के अंदर जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो आपका आंसर टेबल से आया था वही हमारा रिजल्ट था, ठीक है जी। फिर हमने मोर देन का सवाल किया, तो मोर देन के सवाल में क्या होता है आपके पास, मोर देन का सवाल होता है क्योंकि टेबल जो है वो एरिया टू द लेफ्ट की वैल्यू दे रहा होता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, जो ग्रेटर देन वैल्यू आई थी जेड की, उसको लेसर पे कैलकुलेट करना पड़ा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ गया, वन में से उसको मैंने क्या किया, लेसर की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो मुझे ऑटोमेटिकली ग्रेटर का रिजल्ट मिल जाएगा। फिर मैंने लास्ट सवाल जो किया है वो किया है क्या कहते हैं, इन बिटवीन का। इन बिटवीन में दो एक्स की वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 198.5, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 198.5 लेस देन एक्स लेस देन 199.5। और उसके बाद ये जो दो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व अप्रोक्सीमेशन में दो एक्स की वैल्यूज आ गई, तो एक को x1 का एक को x2 का। उसी के साथ हमने फिर क्या किया, z1 z2 की वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू
Z1 पे चली गई और x2 की वैल्यू Z2 पे चली गई, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंटरवल बन गया वो बन गया -0.75 लेस देन z लेस देन -0.25। और उसके बाद जो है वो हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था, वो एक्सप्लेनेशन थी जिसके अंदर हमने बताया था कि आपके पास जो है वो अगर मैं z लेस देन 0.025 में से z लेस देन 0.75 -0.75 माइनस कर दूंगा तो मुझे इन बिटवीन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। मैंने वो दोनों वैल्यूज टेबल से निकाली और यहाँ रखकर मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया और मुझे पता लिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 198.5 एंड 199.5। बज़ाहिर देखने में तो आपको सिर्फ ये 1 का डिफरेंस लगता है कि 198.5 और 199.5 में एक वैल्यू है सिर्फ, बट वो एक वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में बेतहाशा वैल्यूज हैं और उन तमाम की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है 0.1747। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी।